हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्काइन के एसिडिक कैरेक्टर एज फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इनके एसिडिक कैरेक्टर को डिस्कस करने के पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि टर्मिनल एल्काइन एज नॉन टर्मिनल एल्काइंस क्या होते हैं। जनरली टर्मिनल एल्काइंस वो होते हैं जिनमें से ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन या तो आपका एंड में दिया होता है या तो आपका स्टार्ट में दिया होता है। इससे रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल से ले लेता हूँ, बहुत ही आसानी से इस पार्ट को समझा जा सकता है। देखिए टर्मिनल ये हो गया टर्मिनल एल्काइंस। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल से ले लूँगा नॉन टर्मिनल एल्काइंस से रिलेटेड। नॉन टर्मिनल एल्काइंस से अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर जैसे मैं एक कंपाउंड ले लिया CH3 या हो गया आपका C ट्रिपल बॉन्ड और ये CH हो जाता है। ठीक भाई, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ CH3 ये आपका C ट्रिपल बॉन्ड और ये CH3 हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, इस कंपाउंड में अगर आप ध्यान दें तो ये जो आपका ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है सबसे एंड में दिया, मतलब इस कार्बन के इस साइड आपका एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं दिया हुआ, एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं है। तो ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन या तो एंड में हुआ देना चाहिए या तो आपका स्टार्टिंग में दिया होना चाहिए। अब देखिए भाई, इसमें अगर आप ध्यान दें तो ये क्या हो जाता है, इसमें से ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन जो है आपका तो दोनों साइड एल्काइल ग्रुप में दिया हुआ है, ना तो ये आपका स्टार्ट में दिया है, ना तो स्टार्ट में दिया है, ना तो आपका ये एंड में दिया है। तो मतलब है कि ये आपका नॉन टर्मिनल एल्काइन है, ये आपका टर्मिनल एल्काइन है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर एक कंपाउंड और ले लेता हूँ, जैसे ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। अब ध्यान दीजिए भाई, इसमें अगर आप देखें तो ये आपका कार्बन है, ये भी आपका कार्बन है। ये जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है सबसे स्टार्ट में दिया हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट में दिया है, तो ये चला जाता है आपका, ये चला जाता है किसमें, टर्मिनल एल्काइन में। इसमें अगर आप देखें तो ये तो ना तो आपका स्टार्ट में दिया हुआ है और ना तो आपका एंड में दिया हुआ है। ठीक है ना भाई, तो ये आपका चला जाएगा नॉन टर्मिनल एल्काइन की कैटेगरी में। अब देखिए भाई, हम लोग टर्मिनल एज नॉन टर्मिनल एल्काइन क्यों स्टडी कर रहे हैं, इसका एक अपना खुद का सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस ये है कि जो आपके टर्मिनल एल्काइंस होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, नॉन टर्मिनल एसिडिक इन नेचर नहीं होते हैं। अब देखिए भाई, ये जो आपका ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन होता है जो आपका एंड में होता है, इनमें से जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इनमें से जो कार्बन में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो आपका एसिडिक कैरेक्टर होता है। इसमें अगर आप देखें तो ये जो आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये एसिडिक इन नेचर होता है। अगर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है मतलब पूरा एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन क्या चला जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा भाई। इसमें अगर आप देखें तो ये जो आपका ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है जो ना तो स्टार्ट में प्रेजेंट है ना तो आपका एंड में प्रेजेंट है, इनके पास में एक भी हाइड्रोजन ना होने की वजह से इनका एसिडिक कैरेक्टर नहीं होता है। तो खासतौर से यहाँ पे अगर आप देखें तो जो टर्मिनल एल्काइंस होते हैं वो होते हैं एसिडिक इन नेचर और नॉन टर्मिनल एल्काइंस होते हैं नॉन एसिडिक इन नेचर। ये पार्ट बहुत क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। इसमें अगर आप देखें तो ये आपका टर्मिनल में आपका टर्मिनल एल्काइन में चला जाता है ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है, इससे जो आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ये आपका एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, एसिडिक नेचर है, प्रोटॉन है, आसानी से निकाला जा सकता है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। ठीक है भाई, तो इसमें से ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन जो आपके ना तो एंड में होते हैं ना तो स्टार्ट में होते हैं, उनके पास में एक भी हाइड्रोजन न होने की वजह से ये नॉन एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। अब देखिए भाई, खासतौर से अगर हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को लेकर के उनके एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, या तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करते हैं। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ CH3, ये हो गया आपका CH3। ठीक है, ये क्या है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्केन हो गया। ये हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है भाई, ये आपका एल्कीन हो गया और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड और ये CH हो गया। ठीक है भाई, इसे आप टर्मिनल एल्काइन बोल सकते हैं क्योंकि ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है, इनके दोनों साइड एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, तो ये भी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये टर्मिनल एल्काइन की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है भाई, और ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है क्योंकि इसके पास में क्या है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए। अब देखिए, इसमें अगर आप देखें, मैं अगर एक कार्बन को सिलेक्ट कर लेता हूं इसमें से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो कार्बन ये कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। ठीक है, बहुत क्लियर है भाई। इसमें अगर आप देखें तो एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब कि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है इस कार्बन के पास में, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। ठीक है भाई, इस कार्बन के बारे में बात करें तो इसमें 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp होना चाहिए। अब देखिए भाई,
आप लोगों ने जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हायर द एस परसेंटेज करेक्टर हायर इज द एसिडिक नेचर। इसमें अगर आप देखें तो हायर द एस परसेंटेज करेक्टर और हायर एसिडिक करेक्टर, ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब देखिए इसमें अगर आप देखें तो इसको आप कर सकते हैं 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो यहाँ से आपको 25% मिलेगा एस परसेंटेज करेक्टर। एस परसेंटेज करेक्टर कितना हो जाएगा 25%। इसमें अगर आप देखें तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 33.3%, ये एस परसेंटेज करेक्टर मिलेगा। ठीक है भाई। इसमें अगर आप देखें तो ये जो आपका कार्बन है, ठीक है भाई, तो कार्बन का एस परसेंटेज करेक्टर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो यहाँ से आपको 50% मिलेगा। तो एस परसेंटेज करेक्टर अगर आप देखें तो एस परसेंटेज करेक्टर इस कार्बन का सबसे ज़्यादा है। ठीक है भाई। तो एसिडिक करेक्टर कुछ ऐसा चला जाता है एसिडिक करेक्टर। तो एल्काइंस में अगर आप देखें तो एल्काइंस में जो आपका जो कार्बन प्रेजेंट है sp, जो sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है और जिसमें से एस परसेंटेज करेक्टर सबसे ज़्यादा होने की वजह से ये एसिडिक नेचर शो करता है। यह अनदर पार्ट, जिस कार्बन का एस परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा होता है उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। कहिए इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ, एस परसेंटेज करेक्टर अगर ज़्यादा है तो उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। अब ध्यान दीजिए, मतलब अगर ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है और एस परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा है तो मतलब है कि ये कार्बन इन कार्बन के कंपैरिजन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। एज रिजल्ट बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन पुलिंग करेगा। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बहुत ही स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन पुलिंग करेगा और जितना जल्दी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा तो ये उतना जल्दी ये H+ आयन के रूप में निकलेगा। तो यही रीजन है ये आपका एसिडिक करेक्टर शो करता है। ठीक है भाई। तो टर्मिनल जो आपके एल्काइंस होते हैं, टर्मिनल एल्काइंस, जिनमें से आपका ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन या तो एंड में दिया होता है या तो स्टार्टिंग पॉइंट में दिया होता है, उनमें से जो आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो वो होता है आपका एसिडिक इन नेचर। एसिडिक करेक्टर से रिलेटेड हम लोगों ने कई सारी केमिकल रिएक्शंस एल्काइन के केमिकल रिएक्शन में डिस्कस की हुई हैं, चाहे तो आप उस पार्ट को देख सकते हैं और ऑब्वियसली वो रिएक्शन आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। हाँ, वो रीजेंट्स कुछ सिलेक्टिव रीजेंट हैं, जैसे आप एक्टिव मेटल के साथ में, सोडामाइड के साथ में, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ में रिएक्शन कराते हैं, अमोनियाकल आयोडीन के साथ में, अमोनियाकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन कराएंगे। तो ये सभी रिएक्शन है जो टर्मिनल एल्काइन के द्वारा रिस्पॉन्ड की जाती हैं, जिनके पास में होता है एसिडिक करेक्टर। ठीक है भाई। चलिए इसके बाद में हम लोग इनके फिजिकल स्टेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट ऑफ एल्काइन। तो एल्काइन जिनके पास में 2 कार्बन से 4 कार्बन होते हैं, ये होते हैं आपके गैसेस स्टेट में। लोएस्ट मेंबर ऑफ एल्काइन के पास में कितने कार्बन होते हैं? मिनिमम 2 कार्बन। एक कार्बन का एल्काइन कभी नहीं बनता ना, तो ये एक कार्बन का आपका एल्कीन भी बनता है। ठीक भाई। मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए। तो अगर 2 कार्बन से 4 कार्बन हैं तो वो हो जाएंगे आपके गैसेस स्टेट में। अगर 5 कार्बन से 12 कार्बन हैं वो हो जाएंगे आपके लिक्विड स्टेट में, और इसके बाद में आगे आने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं आपके सॉलिड स्टेट में। तो चलिए इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ। हम एसिडिक करेक्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हम बातचीत कर रहे हैं फिजिकल स्टेट के बारे में, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं सेकेंड पॉइंट। ठीक है भाई। तो यहाँ पर एल्काइंस लिख देता हूँ, एल्काइंस हैविंग 2 कार्बन to 4 carbons are colorless gases, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम मेंशन कर लेते हैं, एल्काइंस हैविंग 5 कार्बन to 12 कार्बन आर इन लिक्विड स्टेट। एल्काइंस हैविंग 5 कार्बन to 12 कार्बन आर इन लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट में होते हैं भाई। ठीक है भाई। आप ध्यान दीजिए भाई। इसके बाद में जो आपके अबाउट 12 कार्बन हैं, जिन एल्काइन जिनके पास में अबाउट 12 कार्बन है वो होते हैं आपके सॉलिड स्टेट में। तो ये हो जाएगा आपका एल्काइंस हैविंग अबाउ 12 कार्बन आर इन सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में हो जाते हैं। ठीक है भाई। ये पार्ट हो गया। मतलब है कि अगर 2 कार्बन से 4 कार्बन ये होंगे गैसेस, 5 कार्बन to 12 कार्बन लिक्विड स्टेट, अगर अबाउट 12 कार्बन है तो चले जाते हैं सॉलिड स्टेट में। ठीक भाई।
अब इसके बाद में हम बातचीत करते हैं स्मेल के बारे में। ये है आपका थर्ड पॉइंट। तो देखिए आप लोगों ने सीखा होगा कि ये जो आपका एल्काइन है, तो कैल्शियम कार्बाइड से इसको फास्फीन के प्रेजेंस में प्रिपेयर किया जाता है। ये होता है आपका लेबोरेटरी मेथड। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि इसमें जब आप कैल्शियम कार्बाइड के साथ में यह जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ये फास्फीन के प्रेजेंस में यहाँ आप एल्काइन का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है, 2 मॉलिक्यूल्स, रिएक्शन कुछ ऐसे जाती है। ठीक है भाई। ये आपका लेबोरेटरी मेथड है। तो इस फास्फीन इम्प्योरिटी की वजह से जो आपका एसिटाइलिन होता है, तो वो ये जो आपका जो कंपाउंड बनता है, इसकी गार्लिक की तरह स्मेल होती है। गार्लिक स्मेल होती है। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी या फास्फीन एज इम्प्योरिटी कर सकते हैं, फास्फीन एज इम्प्योरिटी। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। ठीक है भाई। फास्फीन की वजह से यहाँ से जो एल्काइन मिलता है, लोएस्ट मेंबर ऑफ एल्काइन, उसकी गार्लिक स्मेल होती है। ठीक है भाई, गार्लिक। अब इसके बाद में हम बातचीत करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो ख़ास तौर से इसमें अगर आप देखें तो ये आपका क्या ये 4th पॉइंट में चला जाता है। तो ये जो आपके जो एल्काइन होते हैं, ये होते हैं आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं। ठीक है भाई। ये थोड़ा सा पोलर होते हैं, बहुत ही वीक पोलर होते हैं बाय नेचर, पर इतने भी ज़्यादा पोलर नहीं होते हैं कि इनकी सॉल्युबिलिटी पोलर मॉलिक्यूल के साथ में हो जाए। ठीक है। मतलब वाटर में ये डिजॉल्व नहीं होते हैं, दे आर इमिसिबल इन वाटर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से जैसे आपका ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, एसीटोन हो गया, बेंजीन हो गया, इनमें इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो चलिए इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ। दे आर वीकली पोलर बट इमिसिबल will in H2. They are highly soluble या they readily dissolve, ऐसे भी कर सकते हैं, they readily dissolve in organic solvent, जो आपके नॉन पोलर बाई नेचर होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स सच एज बेंजीन डाल सकते हैं, एसीटोन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। ठीक है भाई। ईथर हो गया, कई सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एटसेट्रा। तो ये हो जाता है आपका सॉल्युबिलिटी का पार्ट। ठीक है भाई। चलिए इसके बाद में हम लोग इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 5th पॉइंट है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आप लोगों ने सीखा होगा कि बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किसमें, इंटरमोलिकुलर फोर्स में। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स मॉलिक्यूल में ज़्यादा है तो मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करेगा किसमें, ये आपका लैटिस में। जिस कंपाउंड की जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैटिस होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा हो जाता है। डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये पार्ट हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे अगर मैं इन तीनों पॉइंट को डिस्कस करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे आपका CH3 हो गया, ये C और ट्रिपल बॉन्ड, और ये CH हो गया, ये CH3 हो गया, ये CH डबल बॉन्ड, ये CH2 हो गया। और इसमें अगर आप देखें CH3, ये आपका CH2 और ये आपका CH3 हो गया। तो ये है आपका एल्काइन, ये एल्कीन, और ये है हो गया आपका एल्केन। ठीक है भाई। सभी में 3-3 कार्बन प्रेजेंट हैं, 3-3 कार्बन। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड। ये चीज़ आप लोगों ने सीखा होगा। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता जाता है, उस मॉलिक्यूल की बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा इंक्रीज होने लगती है। ठीक है भाई। तो मतलब है कि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है, फिर इसके बाद में इसमें, फिर इसके बाद में इसमें। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इसका ज़्यादा होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इससे ज़्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे भी ज़्यादा होगा। मतलब है कि एल्काइन का जो आपके जिसमें से सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं भाई, तो उसमें से
एल्काइन का एल्केन के कंपैरिजन में, फिर एल्केन का एल्केन के कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है भाई। या तो जनरली अगर आप ऐसे एल्काइंस ले लेते हैं जिसमें से डिफरेंट कार्बन एटम है, तो उसमें से आपको मॉलिक्यूलर वेट का कॉन्सेप्ट यूज करना है। हायर द मॉलिक्यूलर वेट, हायर इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट, वो कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। ठीक है भाई। तो ये पार्ट हो गया। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें, कार्बन एटम्स ज़्यादा होंगे तो मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। ठीक है भाई। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट में तो बेसिकली जो आपके एल्काइंस होते हैं इनका लीनियर शेप होता है। लीनियर शेप होने की वजह से इनकी लैटिस जो होती है, काफ़ी जो लैटिस होती है स्ट्रॉन्ग होती है। लैटिस जो होती है स्ट्रॉन्ग लैटिस बनाते हैं। ठीक है भाई। अब इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है भाई। वैसे डेंसिटी भी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से अगर मेल्टिंग पॉइंट इनका ज़्यादा है, मतलब इनकी लैटिस स्ट्रॉन्ग है, तो डेंसिटी ऑब्वियसली इनकी ज़्यादा हो जाएगी। तो जनरली अगर आप कंक्लूड करना चाहें तो ये जो आपके तीनों पॉइंट दिए हुए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, ये सभी के सभी इंक्रीज होते जाते हैं जैसे जैसे इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होते जाते हैं। अगर आप कंपेयर करें एल्काइन, एल्कीन और एल्केन में, तो एल्काइन की जो बॉइलिंग पॉइंट है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है और डेंसिटी, ये सभी ज़्यादा होता है। चलिए इस लेक्चर के बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइन।